टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने के बाद कि जो परागण होता है वो कितने विधियों के द्वारा होता है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो किसके बारे में है, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में है कि परागण जिसके द्वारा होता है मतलब किसके किसके द्वारा परागण हो सकता है, उन एजेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। आई होप आपको इससे पहले के जितना भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपको याद होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है तो आप आई थिंक आप इजीली जवाब दे सकते हो कि पॉलिनेशन जो होता है वो 3 तरह से होता है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। फिर मैं आपसे मेरा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये होगा कि ऑटोगैमी जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऑटोगैमी जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में कि पॉलिनेशन की घटना किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय वायु एवं जल तथा एक जीवीय प्राणी कारक का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, परंतु बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आया? देखो, अगर केवल आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका अगर इतना प्रिपेयर हो जाए तो आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतना पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी के बुक्स से भी आज समझाने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं परागण, वो होता क्या है? परागण मतलब होता है कि जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, उनका स्टिग्मा वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचना, इसी घटना को बोलते हैं परागण। ठीक है, अब ये घटना मतलब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो घटना होती है वो 3 तरह से संपन्न की जा सकती है। ठीक, लेकिन इस घटना को करवाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जिसके माध्यम से क्या हो, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँचे। और वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? वायु द्वारा, कि जो परागकण है वो वायु के द्वारा उड़कर फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँच जाए। जल के द्वारा परागकण जो है वो जल के द्वारा तैरते हुए वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँच जाए। या किसी कीट के द्वारा, मतलब जीवीय कारकों में क्या आते हैं? प्राणी आते हैं, मतलब किसी पक्षी के द्वारा या किसी कीट के द्वारा, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उसके द्वारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाए। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि अधिकतर पौधे परागण के जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। अब वायु तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है और पानी का बहाव भी किसी भी ओर हो सकता है। तो वायु और जल के द्वारा परागकण प्रॉपर बिल्कुल ठीक पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँच ही जाएंगे, ये कहना बिल्कुल ऐसे 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ, वायु और जल के द्वारा जो परागकण है वो तो जिस पुष्प के वर्तिकाग्र पे उसको पहुंचना है वो उस पर पहुंच ही जाएंगे। ये क्या है? ये एक संयोगात्मक घटना है। लेकिन अगर हम बात करें प्राणियों के द्वारा, जो इंसेक्ट होते हैं या जो आपके बर्ड्स होती हैं, उनका एक निश्चित प्लांट होता है कि वो उसी प्लांट के इर्द गिर्द हमेशा वो चक्कर लगाती रहती हैं। तो प्राणियों के द्वारा, मतलब जो इंसेक्ट हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके द्वारा वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जो वो काम करती हैं, उनके द्वारा बिल्कुल निश्चित रहता है कि इनके द्वारा पॉलिनेशन की घटना ज़रूर हो जाएगी। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कितने माध्यम के होते हैं, मतलब कितने माध्यमों के द्वारा हम पॉलिनेशन की घटना को करवा सकते हैं, तो इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक के अंतर्गत अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन की घटना हो तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। देखो, एनिमोफिली में ए आ रहा है ना, और ए फॉर एयर होता है। देन फिर नेक्स्ट है
हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन की घटना अगर जल के द्वारा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक। लेकिन बायोटिक में क्या आ जाता है, पॉलिनेशन की घटना अगर इंसेक्ट के द्वारा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताओगे। तो इतना था आपका पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है या जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा या जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें अगर लिखना है तो इतना भी अगर लिखोगे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। हेडिंग क्या है आपका, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज टू abiotic wind and water and one biotic animal agents to achieve pollination। मतलब क्या है इसका, कि जो प्लांट होते हैं वो दो एबायोटिक का मतलब क्या है, अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं पॉलिनेशन की घटना के लिए। और वो दो अजीवीय कारक क्या हैं, वाटर एंड विंड, ठीक। एंड वन बायोटिक, और एक जीवीय कारक का उपयोग करते हैं जिसमें कि एनिमल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। जो मेजॉरिटी मतलब अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो असर्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजीली उठ जाते हैं कि अधिकतर जो प्लांट होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए किस एजेंट का यूज़ करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, नॉट ऑल द प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक। Only a small portion of plant use abiotic agents। मतलब बहुत स्मॉल प्रपोर्शन होता है प्लांट का जो क्या करते हैं, एबायोटिक एजेंट का यूज़ करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन की घटना के लिए। यहाँ पे है ना लाइन कि ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट्स। पॉलिन ग्रेन कमिंग in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। मतलब पॉलिन ग्रेन्स का आना किसके कांटेक्ट में, स्टिग्मा के कांटेक्ट में क्या होता है, वो एक चांस फैक्टर होता है। मतलब एक संयोगात्मक मतलब एक आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको चांस फैक्टर बोला जाता है इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में। ये बात मैंने आपको अपने नोट्स के द्वारा ही क्लियर कर दिया था। To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination। जिस पौधों में या जिन पौधों में क्या होता है, विंड एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेशन की घटना होती है, उन प्लांट्स में क्या होता है, मतलब इसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब इस अनसर्टेनिटी को, यहाँ पे है ना कि एक चांस फैक्टर है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इस चांस फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए, मतलब उसका एक तरह से उसका बचाव करने के लिए या उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, यहाँ पे क्षतिपूर्ति सही शब्द होगा, इसके लिए क्या करती हैं, जो प्लांट्स होता है, जो प्लांट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती हैं, पॉलिन ग्रेन्स को उत्पन्न करती हैं। एक फ्लावर में प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन व्हेन कंपेयर टू, मतलब एक ओव्यूल की अपेक्षा मान लो ओव्यूल अगर एक है तो कम से कम 100 पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है। किस लिए, क्योंकि विंड एंड वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन है वो एक संयोगात्मक क्रिया है, एक चांस फैक्टर है। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए कि बस किसी भी द्वारा पॉलिनेशन हो जाए, कम से कम 100 में से एक तो पॉलिन ग्रेन पहुँचे स्टिग्मा के ऊपर और ओव्यूल के पास जाए, इसलिए वो एक ओव्यूल की अपेक्षा 100 या 1000 की संख्या में पॉलिन ग्रेन को उत्पन्न करती हैं। कौन से पौधे ऐसा करते हैं, तो वो पौधे ऐसा करते हैं जिसमें कि विंड एंड वाटर के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन की घटना संपन्न होती है।
पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन, अब देखो अगर एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें विंड के द्वारा, वायु के द्वारा जो पॉलिनेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एबायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। मतलब अब विंड के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो, इसके लिए पॉलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, जो परागकण है उनको कैसा होना चाहिए, तो उनको नॉन स्टिकी होना चाहिए। मतलब उनको बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा हल्के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। अगर भारी भरकम होंगे और स्टिकी नेचर के होंगे तब तो वो हवा के द्वारा उड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पॉलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, लाइट एंड नॉन स्टिकी, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। दे ऑफन possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind current। मतलब जो स्टेमन होते हैं वो बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्लावर जो है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। जब फ्लावर ओपन होगा तो स्टेमन भी क्या होंगे, ओपन होंगे, एंथर भी ओपन होंगे और जो पॉलन ग्रेन है वो इजीली डिस्पर्स्ड हो पाएंगे। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। मतलब जो स्टिग्मा जो यहाँ पे होना चाहिए वो बिल्कुल फेदरी होना चाहिए उसमें, ताकि क्या हो सके, वो जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन है उसको वो पकड़ सके। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें फेदर्स होने चाहिए ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या करें, जो स्टिग्मा के द्वारा इजीली कैच किया जा सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स often have a single ovule in each ovary। जो देखो यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पास प्रायः क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी में। मतलब एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। और उसमें क्या होता है, मतलब ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो उनमें बहुत ज़्यादा, मतलब न्यूमेरस फ्लावर उनमें क्या होते हैं, उनके इन्फ्लोरेसेंस में उत्पन्न होते हैं। ए फैमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। द tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। Wind pollination is quite common in grasses। जो विंड पॉलिनेशन है वो किस में कॉमन है, ग्रासेस में कॉमन है। अच्छा, आपने कभी अगर देखा होगा कॉर्न कॉब, आपने देखा होगा जब आप भुट्टे को लेते हो ना, जो मक्का होता है, तो उसमें क्या होते हैं, ऐसे ब्राउनिश कलर के उसके ऊपर इस तरह से कुछ निकले हुए रहते हैं। जैसे सपोज़ करो ये भुट्टा है तो उसमें इस तरह से लंबे लंबे कुछ निकले हुए रहते हैं, आपने देखा होगा। ये तो एक उसका फ्रूट होता है ना, तो इसमें से लंबे लंबे इस तरह से निकलते हुए आपने ऐसे फाइबर्स या रेशो के समान संरचना आपने ज़रूर देखी होगी। तो इसको हम बोलते हैं टेसल्स। और ये और कुछ नहीं होते हैं, ये क्या है, स्टिग्मा एंड स्टाइल ही हैं। और ये जो ये क्या करते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं। तो जब एक फल का निर्माण हो जाता है ना, तो भी ये स्टिग्मा और स्टाइल उसमें बचे रह जाते हैं। तो जिससे कि मतलब जिसको कि हम मतलब आप इजीली उसमें फिर उस फ्रूट में या आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन किस तरह से होता है। कल हम पढ़ेंगे कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन किस माध्यम से होता है, कैसे होता है। और फिर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, फिर हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू।